ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 12वीं कड़ी बुजुर्ग और खादी। आज के विशेषज्ञ हैं जीआई टैग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं कनकलता और अशोक अग्रोही। नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए लेकर हाजिर हैं हम। मैं कनकलता और मेरे साथ हैं अशोक अग्रोही। मैं खादी हूँ, इसी मिट्टी की जन्मी हुई, लाखों किसानों के खून पसीने से सींची गई, माओं के गोद में खेली बड़ी, उनके नरम हाथों से बुनी गई। बापू के प्यार ने सवारा मुझको, उनके आजादी की चिंगाड़ बनी। मैं सिर्फ धागा नहीं, मैं तुम्हारी पहचान बनी। चाहा है मुझे तुमने, बुना है अपने तिरंगे में। तुम बढ़े तो मैं बढ़ी। स्कूल, कॉलेजों, दफ्तरों, सरहदों पर मैं तुम्हारा अभिमान बनी। एक नन्हे से धागे से मैं इस देश की पोशाक बनी। तुमने मुझको खास बनाया, तुमने मुझको अपना अभिमान बनाया। मैं तो आम सी इस धरती की जन्मी, तुमने मुझको भारत देश बनाया। मैं खादी हूँ। श्रोताओं, आज के अंक में हम बात करेंगे खादी की। हमारे देश में हस्तकला और हस्तशिल्प की समृद्ध संस्कृति है। खादी हमें विरासत में मिला है और इसे संरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। खादी पर्यावरण के भी अनुकूल है। खादी का इस्तेमाल करके हम बुनकरों की आजीविका में भी योगदान कर सकते हैं। आधुनिक समय में खादी के इस्तेमाल और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है और बुजुर्ग इससे किस तरह जुड़े हुए हैं, इन सब बातों पर हमने ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत से ऑनलाइन चर्चा की। डॉक्टर रजनीकांत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। खादी हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है। विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई में खादी भी एक मजबूत हथियार था। महात्मा गांधी की अपील पर जनता ने खादी को अपनाया और ये राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। डॉक्टर रजनीकांत, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि खादी का इतिहास आजादी के आंदोलन से भी क्या पुराना है? खादी का जो आशय है वो हाथ से काते हुए धागे को, सूत को और हाथ से बुनाई करना, जो हैंड वीविंग है, और हैंड स्पन यार्न, और ये चीजें प्राचीन काल से नेचुरल फैब्रिक में। हम जब वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो वैदिक काल में भी 2-3 तरह के वस्त्रों की बात होती रही है, जिसमें सूती वस्त्रों की बात होती थी जो कि ऋषि, मुनि, सन्यासी, साधु ये धारण करते थे जी। राजा महाराजा लोगों की बात करते हैं या देवी देवताओं के ऊपर जो वस्त्र चढ़ाए जाते थे वो वलकल के रेशम के वस्त्र होते थे। और तीसरी श्रेणी है ऊनी वस्त्रों की बात होती थी, भेड़ है या दूसरे जो इस तरह के हैं, उनसे भी धागे हाथ से स्पन करके, हाथ से तैयार करके और फिर उसकी हाथ से ही बुनाई की जाती थी और उसको भी बड़ा पवित्र माना जाता था। पूजा के उसमें विशेष करके उसका इस्तेमाल होता था, क्योंकि रेशमी और ऊनी वस्त्रों को हमेशा पवित्रता की श्रेणी में रखा गया। तो हम वैदिक काल से देखते हैं कि जो वस्त्र को बनाने की जो परंपरा रही है वो हाथ से रही है, और आगे चल करके ये बाद में आजादी के आंदोलन से ये निश्चित तौर पर जुड़ा, और जिसमें कि हमारे यहाँ के ढेर सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे हम दादा भाई नौरोजी की बात करें, गोखले साहब की बात करें, महादेव गोविंद रानाडे की हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक की बात करें, गणेश विनायक जोशी जी थे, महात्मा गांधी थे, विपिन चंद्र पाल थे, लाला लाजपत राय थे, ये सारे के सारे लोग उस आंदोलन से जुड़े जिसमें आह्वान किया गया कि हम विदेशी वस्त्रों की होली जलाएंगे। और कलकत्ता के टाउन हॉल में इन सारे महत्वपूर्ण नेताओं के आह्वान पे 7 अगस्त 1905 को विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई। और उसके पीछे कारण ये था कि विदेश के जो वस्त्र थे,
जब मैनचेस्टर के जो कपड़े थे वो बड़े ही इंफीरियर क्वालिटी के थे। भारत में बने हुए चाहे सूती वस्त्र हो या सिल्क के वस्त्र हो या वुलन वस्त्र हो, वो उतनी उच्च गुणवत्ता वाले होते थे कि यहाँ के तो कॉटन के भी वस्त्रों को, सूती वस्त्रों को, रेशमी वस्त्रों को विशेष करके ये ले जाते थे, ब्रिटिशर्स यहाँ से ले जाते थे। तो उनको हमेशा ये खतरा था कि विश्व के बाजार में भारत के वस्त्रों की इतनी मांग हो रही है, इसी के तहत उन लोगों ने यहाँ पे अपने पॉलिएस्टर के, अपने नायलॉन के, अपने आर्टिफिशियल वस्त्रों को, मशीन मेड वस्त्रों को उतारा था। तो वो इसी तरह पर सस्ते होते थे लेकिन गुणवत्ता नहीं होती थी उसमें। तो उसका विरोध हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि देश में आजादी के आंदोलन से ये 7 अगस्त 1905 से ये आंदोलन से जुड़ गया। डॉक्टर रजनीकांत, खादी बुजुर्गों से प्राचीन काल से लेकर आज तक किस तरह जुड़ी हुई है? देखिए, बुजुर्ग हैं जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, उनके साथ में तो खादी आजादी के आंदोलन से ही जुड़ गई थी। उसका कारण है कि उनके अंदर में वो भावना कूट कूट करके भरी थी कि हमको स्वदेशी वस्त्र को पहनना है। तो स्वदेशी वस्त्र की बात जब उस समय होती थी तो वो सिर्फ खादी था, और खादी में भी 3 तरह की वैरायटियां थी। अब उन लोगों ने उसको अपनाया। हमको अपना खुद उदाहरण याद है, जब हमारे बाबा का देहांत हुआ तो उसके बाद से पिताजी ने हमारे पैंट और शर्ट को पहनना, कोट को पहनना बंद कर दिया। वो बड़ौलगंज में नेशनल पीजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब हमारे फादर नहीं है तो अब हम खादी के वस्त्रों को ही सिर्फ पहनेंगे, धोती कुर्ता जैकेट पहनेंगे। तो उन्होंने गांधी आश्रम से लेना शुरू किया। अब वो इतना अच्छा हमको लगता था बचपन में कि उन्होंने हमारे सारे भाई बहनों को, फिर कॉलेज के सारे लोगों को धीरे धीरे अब वो प्रचलित होता गया। ये तरीका रहा है और उन्होंने सारा जीवन, जब तक वो जीवित रहे तब तक उन्होंने खादी को ही सिर्फ धारण किया। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि आज भी भारत में ही पूरी दुनिया में खादी इतना सर्वश्रेष्ठ वस्त्र कोई नहीं है, चाहे वो सूती खादी हो, रेशमी खादी हो या ऊनी खादी हो। तो ये तो बुजुर्ग लोगों का तो इतना बड़ा योगदान है। और मैं बताऊं कि जैसे हमारे परिवार में, हमारे यहाँ कॉलेज में वो परंपरा शुरू हुई, तो खाली वस्त्र नहीं है, खादी में तो आप रजाइयां बनते हैं, कुशन कवर बन रहे हैं, पिलो कवर बन रहे हैं, यहाँ तक कि लेदर के उत्पाद। हम सिर्फ वस्त्र की बात क्यों करते हैं, आज की तारीख में तो खादी में साबुन से लेकर के, शैम्पू से लेकर के, लेदर के उत्पाद से लेकर सब इतने अच्छे बन रहे हैं और वो 100% गुणवत्ता वाले हैं। तो ये बुजुर्ग लोगों का तो बहुत बड़ा योगदान उसको फैलाने में रहा है। और वो जो पीढ़ी उस मशाल को लेकर चली, आज वो मशाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया। नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री 2014 में हुए तो उन्होंने आह्वान किया। अब देखिए, यही होता है कि जो राष्ट्र का नायक है, जो राष्ट्र का नेता है, जो लीडर है, वो तो अपने को सेवक कहते हैं। अब उन्होंने कहा कि हमको उस खादी की परंपरा को आगे बढ़ाना है। उस आह्वान का नतीजा क्या हुआ कि खादी में कई 100% की बढ़ोतरी हुई और खादी तो अब एक फैशन का प्रतीक हो गया, एक ब्रांड हो गया। देखिए, खादी जो शब्द है जी, ये मिनिस्ट्री ऑफ MSME में इसका ऑलरेडी ट्रेडमार्क में रजिस्ट्रेशन है, तो कोई भी दूसरा इस शब्द को इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ है। कत्तिन धागा को काटती है, बुनकर बैठ करके बनाता है, उसके बाद उसको सिलने वाले, उसको काटने वाले, उसको प्रेस करने वाले, उसको बेचने वाले, एक लंबी श्रृंखला है और गुणवत्ता के साथ। तो आगे चल करके जो हैंडलूम के वस्त्र हुए, तो अब कई लोगों को उसमें थोड़ा अंतर लगता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान था कि हमको खादी को धारण करना चाहिए, उसका नतीजा ये हुआ कि युवा पीढ़ी बहुत बड़े पैमाने पर आई। और जब युवा पीढ़ी आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको थोड़ा कलर चाहिए, अलग रंग चाहिए, विविधता वाली चीजें चाहिए, उनको ड्रेस अलग चाहिए जी। और तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आया। और ये हम इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने मतलब ये चलाया और इससे लाखों लाख लोगों को रोजी रोटी मिलनी शुरू हो गई, रोजगार मिलना शुरू हुआ। आर्थिक स्थिति तो मजबूत हो ही नहीं है और वो रोजगार एकदम नीचे बैठे हुए, कपास उत्पादन करने से लेकर के रेशम उत्पादन करने से लेके, माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, फाइबर टू फैशन। तो जब फाइबर टू फैशन कहते हैं, उस श्रृंखला के अंदर जुड़े जितने लोग हैं, अब तो बड़े बड़े ब्रांड खादी को प्रमोशन करने के लिए आगे आ चुके हैं और उनके रिटेल स्टोर पर खादी बिक रहा है और 100% शुद्ध खादी बिक रहा है। डॉक्टर रजनीकांत, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत अंतर आ चुका है और इसलिए फैशन डिजाइनरों को खादी के साथ जोड़ा गया है ताकि वे वरिष्ठ
आज जब दुनिया भर के देश कपड़ा उद्योगों में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के तरीकों और साधनों की तलाश कर रहे हैं, ऐसे में खादी का महत्व और बढ़ जाता है। खादी के उत्पादन में कताई से बुनाई तक पर्यावरण का ध्यान रखा जाता है। इसमें सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो वैश्विक बाजार में खादी ने अपनी कितनी पहचान बनाई है, कितनी मांग है इसकी। हमें कहने में गौरव महसूस हो रहा है कि 2012 में आबू धाबी के अंदर होने वाले जो इंटरनेशनल समिट थी वहां पे सोलर एनर्जी को लेकर के और क्लीन एनर्जी को लेकर के, उसमें हमारा एक रिसर्च पेपर वहां पे एक्सेप्ट किया गया और हमें आमंत्रित किया गया वहां पे एक व्याख्यान के लिए, एक लेक्चर के लिए। यही चीज हमने अपने रिसर्च पेपर में लिखा था कि जब हम हैंडलूम के उत्पाद, हाथ से बने हुए उत्पाद को तैयार करते हैं, वो चाहे हैंडलूम में हो, हैंडीक्राफ्ट में हो, हैंडीक्राफ्ट में भी 90% से अधिक चीजें एकदम 100% हाथ से बनती है, वहां मशीन का प्रयोग नहीं होता है। तो पूरी दुनिया में भारत इकलौता देश है जो कि वस्त्र हो या शिल्प हो, उसमें सबसे अधिक वो कार्बन फुटप्रिंट के साथ में पॉजिटिव रूप से जुड़ा हुआ है। और हमने अपने पेपर में यही कहा था कि अगर हम उसको रुपए में कैलकुलेट कर लें तो भारत इतना समृद्ध देश तो कोई है ही नहीं है जहां पे कि कार्बन फुटप्रिंट की बात हो। हम तो बल्कि सरकार से हमने मांग किया था कि इसमें खादी वालों को, हैंडलूम के लोगों को, हस्तशिल्प के लोगों को एडिशनल बेनिफिट देना चाहिए, उनको कार्बन की क्रेडिट देनी चाहिए। जैसे जब आप एलईडी बल्ब की बात करते हैं, बोलते हमने इतनी बिजली बचाई, इतना ऊर्जा बचाया, उसी तरह से बुनकर को, शिल्पी को आपको कार्बन क्रेडिट के पॉइंट देने चाहिए और उसकी सहूलियत उसको देनी चाहिए, क्योंकि न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन की बात वो कर रहा है। सरकार की परिभाषा में है कि वीविंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इज हैंडलूम। और यहाँ तो हम धागे को भी हाथ से काट करके बना रहे हैं, तो ये तो और भी एडवांस हो गया। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और हम लोगों को पूरी दुनिया में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को, एमएसएमई को और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के साथ मिल करके अपने प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट के साथ लिंक करके प्रोडक्ट करना चाहिए, बेचना चाहिए, बाजार में डालना चाहिए, जिससे पूरी दुनिया को ये लगे ये जो वस्त्र आ रहा है इसको बनाने वाला जीरो कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। जीरो कार्बन वाले टेक्सटाइल हो गए, फैब्रिक हो गए, ये तो पूरी दुनिया को चंभित करने वाली चीजें हैं। इससे बड़ा क्या हो सकता है? दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है और सही मायने में जो भारत है वो विश्व गुरु बनेगा इस मामले में भी। डॉक्टर रजनीकांत, हमारे कार्यक्रम की एक परंपरा है कि हम अपने श्रोताओं को यहाँ अपने मेहमान की पसंद का कोई गीत सुनवाते हैं। तो आपकी पसंद का कोई ऐसा गीत बताइए जिससे हम अपने श्रोताओं को सुनवा सकें। देखिए, भारत हजारों साल से सोने की चिड़िया रहा है और यह जो सोने की चिड़िया है इसी से जुड़ता हुआ एक गीत आप सुनवा
रजनीकांत, जिन्हें हस्तशिल्प कारीगरों के लिए किए गए प्रयासों के लिए सन 2019 में भारत सरकार की ओर से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर रजनीकांत, आप ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव भी हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये संस्था क्या काम करती है। ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन की स्थापना 1991 में हुई। उस समय हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिसर्च एसोसिएट के पद पे वहाँ गंगा एक्शन प्लान में हम काम कर रहे थे और 91 में संस्था की स्थापना हुई और मैं 5 वर्ष वहाँ काम करने के उपरांत 1993 में मैं पूर्ण से चलाया। इस संस्था ने जो शुरुआत की थी, सबसे पहले वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पे काम शुरू किया था और महिलाओं को आजीविका से जोड़ने की बात किया था, जिसमें खादी एक प्रमुख हथियार था। और आज भी संस्था के साथ 12,000 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार के कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। दूसरा काम संस्था ने शिक्षा का किया था, शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का। 1,35,000 बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा गया, जिसमें बड़े पैमाने पे मुस्लिम लड़कियां भी थी, जिनको कि मकतब से निकाल के, मदरसों से निकाल के शिक्षा की मुख्य धारा में वो शामिल किया गया और उनको वहां पे जोड़ा गया। तीसरा, लड़कियों के लिए स्वावलंबन की बात हम लोगों ने शुरू किया। संस्था का एक सेंटर भी है छोटा सा, स्वावलंबन के नाम से, जहां पे बिना शिक्षा प्राप्त की हुई लड़की भी आ करके अपनी पसंद का कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स करती है, वोकेशनल ट्रेनिंग की चीजों को करती है अपने समय से और बाद में वो आगे चल करके उसी को रोजगार से जोड़ती है। ये 3 महत्वपूर्ण चीजें संस्था ने किया था। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत का भविष्य उसके गांवों में बसता है, इसलिए देश के निर्माण के लिए वे गांवों में कुटीर उद्योग और खादी पर विशेष बल देते थे। लेकिन वर्तमान सरकार ने अपने इस मिशन में गांवों के साथ साथ जनजातीय इलाकों को भी शामिल कर लिया है। डॉक्टर रजनीकांत, आप तो लगभग 30 साल से गरीब कारीगरों, कुटीर उद्योग से जुड़े कामगारों के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में अब क्या स्थिति है? आपके इस प्रयास से क्या खादी बुनने वाले जुलाहों को भी कोई लाभ हो रहा है? बनारस में, काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे टूरिस्ट और पिलग्रिमेज और धर्मार्थ के लिए लोग, ये तीर्थयात्री आ रहे हैं कि बनारस सहित आसपास के इलाकों में जो भी बुनकर समाज है, जुलाहा समाज है, वह तो एकदम गदगद है। दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में भी हैंडलूम से बने वस्त्रों की इतनी डिमांड बढ़ी है कि अब तो बुनकर नहीं मिल पा रहे, एक समस्या हो रही है। और हम खाली साड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली जुलाहा समाज की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें जनजाति समाज के लोग अरुणाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में ले रहे हैं, यहाँ पे त्रिपुरा में है, मेघालय में है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में, या हम जब बस्तर में चले जा रहे हैं, हम उड़ीसा में चले जा रहे हैं, कालाहांडी में चले जा रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर झारखंड और छत्तीसगढ़ में हम जब जा रहे हैं, जो जीआई फाइल हो रहे हैं या हैंडलूम के, हैंडीक्राफ्ट के उत्पादों के, वो सारे के सारे में ट्राइबल उत्पाद, जनजातीय उत्पाद भरे हुए हैं। जो लोग कुटीर उद्योग में आना चाहते हैं या यूं कहिए खादी को अपने करियर के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, वर्तमान सरकार बहुत ही प्रोएक्टिव है। उसने तो खादी में स्टार्टअप शुरू करा दिया, उसने तो खादी में युवाओं को रोजगार देने के लिए, धन देने के लिए उन्होंने मुद्रा योजना के अंदर में तो लाखों करोड़ रुपया का तो बंटवाया है। और उसमें सबसे बड़ी चीज कि किसी तरह की कोई गारंटी नहीं है। इसके अलावा आधुनिक चरखे आ गए हैं, सोलर चरखे आ गए हैं, कुम्हार के लिए मिट्टी गूंथने की मशीन आ गई है खादी के अंदर में। अब कुम्हार को मेहनत नहीं करना पड़ता है, सोलर ऑपरेटेड मोटर आ गई हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बिजली लेकर कर रही हैं। तो खादी और खादी से जुड़े हुए उत्पाद जो है, वो चाहे घरेलू उपयोग के सामान हो, अभी तो आदिवासी इलाकों से मसाले बन करके वो खादी को उसमें आ रहे हैं, वस्त्रों के अलावा भी अब उसकी तो पूरी दुनिया में मांग बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो इतना अच्छा कर दिया विभिन्न माध्यमों से, और इस समय बैंक अलग अलग योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, सरकार की ढेर सारी ऐसी स्कीम है जिसमें खादी के वस्त्र के लिए, खादी के यूनिट के लिए, खादी के उत्पादों के लिए स्पेशल इंसेंटिव है और वो बहुत ही कम ब्याज दर पर वो उपलब्ध है। उसमें ग्रांट का बहुत बड़ा हिस्सा है। एमएसएमई डिपार्टमेंट तो इस पूर्ति योजना के तहत में कई क्लस्टर चला रहा पूरे हिंदुस्तान के अंदर में। एक बहुत बड़ा अवसर मिला है और युवा तो अब एडॉप्ट कर रहे हैं इसको लेकर के। खादी वस्त्र के साथ साथ में ऑर्गेनिक खेती में जुड़ गए लोग जो है। डॉक्टर रजनीकांत, आप हमारे बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि इस विरासत को वो कैसे आगे बढ़ाएं? इस देश के जो वरिष्ठ और सम्मानित नागरिक हैं, जिन्होंने इस खादी की पताका को, खादी की मशाल को लेकर के भी आगे चला रहे हैं, हमारा उनसे आग्रह है
कि अपने नीचे की पीढ़ी को, खास तौर से अपने पोते पोतियों को खादी के प्रति, अपनी बहुओं को, अपनी जो नीचे की पीढ़ी है उनको वो जरूर प्रेरित करें, क्योंकि खादी में विविधता वाले वस्त्र हैं, खादी में खूबसूरती वाले वस्त्र हैं, और खादी अपने आप में सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी का एहसास कराता है। यह वह विज्ञापन से एकदम उल्टा है। तो खादी एक ऐसी चीज है, यही आग्रह हमारा है सम्मानित नागरिकों से कि वो अपनी नीचे की पीढ़ी को इसको ट्रांसफर करें, और नीचे की पीढ़ी बहुत तेज है, वो स्वीकार करने में उसमें कहीं कोई उसको गुरेज नहीं है। ये फैशन की दुनिया से जुड़ा हुआ परिधान है, फैशन के जुड़ा हुआ उत्पाद है। यही हमारा उनसे आग्रह है कि वो इसको नीचे ट्रांसफर करें। डॉक्टर रजनीकांत जी, आपने हमारे श्रोताओं को खादी और हस्तकलाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चिंगारी जो जली हुई है, आज उसे तू आग बना दे। हाथों के तेरे इसी हुनर से विश्व को ये पैगाम सुना दे। स्वावलंबन के धागों से, स्वावलंबन के धागों से बुन रहे भारत नया, बुन रहे भारत नया, बुन रहे भारत नया, बुन रहे भारत नया। खादी हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। श्रोताओं, हमारे साथ थे ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव और जीआई विशेषज्ञ डॉक्टर रजनीकांत, जिनसे हम खादी और बुजुर्गों के साथ इसके जुड़ाव पर चर्चा कर रहे थे। आप कार्यक्रम के संबंध में अपने सुझाव हमें 9289094044 पर भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एक कदम और yayarnews@gmail.com। आपके सुझावों का स्वागत रहेगा। अब आज्ञा दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। पाटन का पटोला, इकत उड़ीसा की, महाराष्ट्र की पैठनी और एमपी की जरी, बांधनी गुजरात की, कश्मीर का पश्मीना, हस्तकला का ऐसा दरिया कहीं ना। जरूरत है तेरी आवाज बन जा, अंजाम जो हो आगाज बन जा। अपने सब सपने साकार कर जा, तू खुद अपनी तकदीर बन जा। आत्मनिर्भर किनारों से, आत्मनिर्भर किनारों से गूंज रहा भारत नया, गूंज रहा भारत नया, गूंज रहा भारत नया, गूंज रहा भारत नया। अभी आप सुन रहे थे एक कदम और बुजुर्गों के लिए श्रृंखला की 12वीं कड़ी बुजुर्ग और खादी। आज के विशेषज्ञ थे जीआई टैग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता सांजला कौल। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।